Today we are going to start with History Chapter 1, The Rise of Nationalism in Europe. It's a lengthy chapter, तो हम लोग इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। आज जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे टॉपिक दैट इज़ गोइंग टू बी फ्रांस। फ्रांस के बारे में जितना भी एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है, जो दे रखा है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आज हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। मेन टॉपिक को शुरू करने से पहले चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड देख लेते हैं। अगर चैप्टर के नाम को हम लोग देखें, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, तो सबसे पहले जो देखने वाली चीज़ है वो ये है कि व्हाट इज़ नेशनलिज्म एंड ये यूरोप कहाँ पे आता है। ये चीज़ भी कई बार बच्चों को कंफ्यूज कर देती है और बच्चे इन चीज़ों को भूल भी जाते हैं, तो इट्स अ वेरी बेसिक थिंग। तो इसे एक बार देख लेते हैं। नेशनलिज्म शब्द का जो मतलब होता है, बहुत सिंपल भाषा में अगर मैं बताऊँ तो राष्ट्र प्रेम या फिर राष्ट्रवाद का मतलब हो, राष्ट्र प्रेम या फिर राष्ट्रवाद नेशनलिज्म होता है। किसी भी व्यक्ति के अंदर अगर अपने देश के प्रति एक ऐसी भावना है, प्यार वाली भावना, और वो अपने देश को और देशों से महान बनाना चाहता है, ऐसी भावना को हम लोग बोलते हैं नेशनलिज्म। वेरी सिंपल डेफिनेशन, फीलिंग ऑफ लव और प्राइड फॉर योर ओन कंट्री, अ फीलिंग दैट योर कंट्री इज बेटर देन एनी अदर। ऐसी फीलिंग को हम लोग बोलते हैं नेशनलिज्म की स्पिरिट। यही नेशनलिज्म की स्पिरिट यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर डेवलप होती है 1800 में, और जो उसके बाद घटनाक्रम अलग अलग देशों में, यूरोप के अलग अलग रीजन में हुआ, उन सब के बारे में इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं। यही नेशनलिज्म की स्पिरिट हमारे देश के अंदर भी क्रिएट होती है, और उसी नेशनलिज्म की स्पिरिट के वजह से हम लोगों को अंग्रेज़ों से आज़ादी मिलती है, हमारा देश आज़ाद हो पाता है। अब जो इसमें सेकंड पोर्शन है दैट इज़ यूरोप। ये यूरोप कहाँ पे आ जाता है, इसे देखना ज़रूरी है। दिस इज़ अ वर्ल्ड मैप हेयर। इस वर्ल्ड मैप में, गिव मी अ मिनट, इस वर्ल्ड मैप में ये जो कॉन्टिनेंट आ जाता है यहाँ पे, दिस कंप्राइजेज ऑफ यूरोप हेयर। ये जो कंट्रीज आ जाती हैं बेसिकली, ये कंट्रीज यूरोपियन कॉन्टिनेंट के अंदर आती है। तो यूरोप इज़ अ कॉन्टिनेंट जिसके अंदर लगभग 40 से 50 के आसपास देश आते हैं, छोटे छोटे देश आते हैं, बट पावरफुल कंट्रीज़, डेवलप्ड कंट्रीज़ की कैटेगरी में ये सारी की सारी ऑलमोस्ट कंट्रीज़ आ जाती हैं, स्पेशली वेस्टर्न यूरोप वाला जो पार्ट आ जाता है। तो ये जो पोर्शन है इस कॉन्टिनेंट, यूरोपियन कॉन्टिनेंट के बारे में हम लोग इस चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं। नेक्स्ट अगर हम अब आगे आए तो दिस इज़ द मैप ऑफ यूरोप। ये यूरोप का मैप है, एंड बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम लोग कौन सी यूरोपियन मेन कंट्रीज़ के बारे में देखने वाले हैं उसे एक बार देख लेते हैं। तो जो हमारी मेन यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, दे आर गोइंग टू बी फ्रांस। हम फ्रांस के बारे में देखेंगे, हम जर्मनी के बारे में देखेंगे, हम इटली के बारे में पढ़ेंगे, हम यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम के बारे में पढ़ेंगे, हम थोड़ा सा पोलैंड के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा हम इन कंट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे जिन्हें बाल्कन नेशंस बोला जाता है, एज वेल एज हम लोग बहुत थोड़ा सा ग्रीस के बारे में भी पढ़ेंगे। तो मोटा मोटा हम इन कंट्रीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। तो ये सारी कंट्रीज़ को हम लोग देखेंगे इस चैप्टर के अंदर। ये यूरोप का प्रेजेंट डे मैप है, बट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हम लोग लगभग 200 साल पुराना इतिहास अपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। अब मेन टॉपिक में आने से पहले, जो आज हमारा मेन टॉपिक है दैट इज़ गोइंग टू बी फ्रांस। हम लोग फ्रांस के बारे में पढ़ने वाले हैं, बट फ्रांस को कैसे पढ़ना है, बाकी सारे देशों को कैसे पढ़ना है, इस पूरे चैप्टर को कैसे पढ़ना है, उसे देखना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये चैप्टर एक कन्फ्यूजिंग चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर अलग अलग कंट्रीज़ के बारे में अलग अलग जगह पे मेंशन है, तो बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, बच्चों को समझ में नहीं आता है। कई बार एक पैसेज के अंदर कभी किसी कंट्री की बात हो रही होती है, नेक्स्ट पैसेज में दूसरे कंट्री की बात हो रही होती है। तो मैंने बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से इस चैप्टर को कैटेगरीज में डिवाइड करा है, जिससे बच्चों को आसानी हो सके इस चैप्टर को समझने में और इस चैप्टर को याद करने में। तो 2 कैटेगरीज में मैंने इस चैप्टर को डिवाइड करा है। बेसिकली टाइम पीरियड के अंदर अगर इस पूरे चैप्टर को हम देखेंगे तो बेसिकली इन 4 टाइम पीरियड्स में ये पूरा का पूरा चैप्टर हैज़ बीन क्लासिफाइड। इस 4 टाइम पीरियड्स में हैज़ बीन डिवाइडेड। बिफोर 1815 से 1830 के बीच, 1830 से 1848 के बीच, एंड आफ्टर 1848। एंड मोर ओवर इस चैप्टर के अंदर जो हमारी सेकंड कैटेगरी आ गई, इस चैप्टर को अगर चैप्टर को सिस्टमैटिकली याद करना है तो ये मेन कंट्रीज़ हैं सारी की सारी, जिसमें ये 4 इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ आ गई, फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड इंग्लैंड। एंड ये वाली कंट्रीज़ आ गई जिसके बारे में थोड़ा पोर्शन दे रखा है इस बुक के, इस चैप्टर के अंदर। तो इन कंट्रीज़ की बात हो रही है इस चैप्टर के अंदर। ये मोटी मोटी कंट्रीज़ हैं जिनके बारे में बात हो रही है इस चैप्टर के अंदर।
तो हम लोग आ जाते हैं सबसे पहले फ्रांस। अगर हम फ्रांस को पढ़ने की कोशिश करेंगे और फ्रांस के बारे में जितनी भी बात चैप्टर के अंदर हुई है और उसे अगर हम याद करने की कोशिश करेंगे, तो मैं फिर से एक बार टाइम पीरियड की तरफ आऊँगा। तो फ्रांस के बारे में जो भी इस चैप्टर के अंदर बात हुई है वो 3 टाइम पीरियड्स में हुई है। वो कौन कौन से 3 टाइम पीरियड्स हैं उन्हें एक बार दिखा देता, एक बार उन्हें समझ लेते हैं। तो वो जो 3 टाइम पीरियड्स हो गए वो हो गए बिफोर 1815। आई विल राइट हेयर एफ। एफ मीन्स कि फ्रांस के बारे में यहाँ पे बात हुई है। 1815 से पहले फ्रांस के अंदर जितना कुछ भी हुआ है जो मेंशन है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू गो थ्रू। 1815 से 1830 के बीच में फ्रांस के बारे में बात हुई है। 1830 से 1848 के बीच में फ्रांस के बारे में बात हुई है। आफ्टर 1848 फ्रांस के बारे में कहीं पे भी कोई जिक्र नहीं कर रखा है चैप्टर के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, अब इसके बाद जैसे हमारी नेक्स्ट कंट्री है जर्मनी। जर्मनी की अगर मैं बात करूं तो जर्मनी के बारे में आई विल डिनोट जर्मनी एज जी। जर्मनी के बारे में जो भी चैप्टर के अंदर बात हुई है तो वो 1830 से 1848 के बीच में हुई है एंड आफ्टर 1848 हुई है। तो इट बिकम्स लिटरली वेरी सिंपल। अब हमें पता है कि अच्छा जर्मनी के बारे में अब कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो मैं इजीली रिकॉल कर सकता हूं कि अच्छा जर्मनी के बारे में इन 2 हेडिंग्स के अंदर बात हो रखी है पूरी की पूरी। फ्रांस के रिलेशन में अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो मैं इजीली रिकॉल कर सकता हूं कि फ्रांस के बारे में इन 3 हेडिंग्स के अंदर बात हो रखी है पूरी की पूरी। इससे बाहर कहीं पे भी बात नहीं हो रखी है। फॉर एग्जाम्पल, बिफोर 1815 नेपोलियन के बारे में बात है, तो मुझे अगर नेपोलियन से रिलेशन में कोई सा भी क्वेश्चन आएगा तो मैं इजीली रिकॉल कर सकता हूं अच्छा 1815 से पहले नेपोलियन के बारे में और फ्रांस के अंदर जो जो घटनाक्रम हो रहा था वो एज इट इज मैं फिर इजीली लिख सकता हूं। तो इट बिकम्स लिटरली वेरी सिंपल फॉर स्टूडेंट्स की किस तरीके से अगर हम लोग इस टाइम फेज पीरियड के अकॉर्डिंग चैप्टर को याद करने की, टॉपिक्स को याद करने की कोशिश करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। तो मूविंग अहेड, अब हम लोग आज की वीडियो के मेन टॉपिक पर आ जाते हैं, दैट इज फ्रांस। अब फ्रांस में बिफोर 1815 की जो पूरी की पूरी कहानी है उसे थोड़ा सा जल्दी से समझ लेते हैं। कहानी की शुरुआत फ्रांस से क्यों हुई है इसे भी समझ लेते हैं। हम लोग ने फ्रांस से ही क्यों शुरुआत करी है इस चैप्टर की। अगर याद हो तो 9th क्लास में जब हम लोगों ने यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करी तो सबसे पहला चैप्टर जो 9th क्लास का है दैट इज फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये मान के चलो कि यूरोप के अंदर 19th सेंचुरी और 18th सेंचुरी में किसी भी एरिया में जो भी घटनाक्रम होता था या कुछ भी घटना घटती थी तो उसके पीछे कहीं ना कहीं शुरुआत जो होती थी वो फ्रांस से ही होती थी। तो फ्रांस की कहानी हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ी थी कि 1789 में फ्रांस के अंदर रेवोल्यूशन होता है। उस रेवोल्यूशन के बाद लुइस 16 का तख्ता पलट हो जाता है, बाद में उसकी गर्दन भी काट दी जाती है। फिर उसके बाद रेन ऑफ टेरर आता है फ्रांस के अंदर 1793 में। फिर 1795 में रूल ऑफ डायरेक्टरी आता है, 5 लोगों की एक काउंसिल बनती है जो फ्रांस को रूल करती है। मोनार्की फ्रांस में ख़त्म हो जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन भी बनता है और कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी की राह पे फ्रांस जो है वो निकल जाता है। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी जैसे प्रिंसिपल्स जो हैं वो निकल के आते हैं इस आंदोलन के बाद, पूरी दुनिया में फैलते हैं। भारत में भी इसकी हवा आती है, भारत में भी इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, डेमोक्रेसी, फ्रीडम, राइट्स की बात होना चालू हो जाती है। तो ये सारा योगदान था फ्रेंच रेवोल्यूशन का और वो फ्रेंच रेवोल्यूशन की हवा जो है फ्रांस से पहले यूरोप में फैलती है और उसके बाद पूरी दुनिया में फैल जाती है। 1799 तक आते आते रूल ऑफ डायरेक्टरी जो है वो इनसिग्निफिकेंट हो जाता है एंड फ्रांस की पूरी जो ताकत है वो एक आदमी के हाथों में आना स्टार्ट हो जाती है और उस आदमी का नाम होता है क्या? उस आदमी का नाम होता है नेपोलियन। वो नेपोलियन के बारे में भी हम लोग आगे इस नेक्स्ट टॉपिक के अंदर देखने वाले हैं, बट उससे पहले ज़रा ये देख लेते हैं जो हमने 9th क्लास में भी देखा था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के वजह से और उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ तो उससे फ्रांस के समाज के अंदर और देश के अंदर क्या क्या बदलाव आए। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, सबसे पहला जो बदलाव आता है फ्रांस के अंदर फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद वो ये आता है कि भैया वी एज अ नेशन, कि अब जो हमारा देश है फ्रांस, इसे हमें महान बनाना है। साथ ही साथ जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी और इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएट हुए लुइस 16 के राज में, उन सबको दूर करना है। समाज के अंदर इक्वालिटी लानी है, लिबरलिज्म लाना है, समाज के अंदर इकोनॉमिक फ्रीडम लानी है, पॉलिटिकल फ्रीडम लानी है समाज के अंदर। ये सबसे पहले भावना उत्पन्न होना चालू हो जाती है देश के अंदर। तो
तो फिर क्या होता है एक बार देख लेते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789 वाज द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म। स्टेप्स टेकन बाय फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग्स द फ्रेंच पीपल। ये कलेक्टिव आइडेंटिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कलेक्टिव आइडेंटिटी। जब फ्रांस के लोगों के अंदर वो कलेक्टिव आइडेंटिटी की भावना पैदा होना चालू हुई, तभी उनके अंदर वो नेशनलिज्म की भावना पैदा होना चालू हो गई। यही भारत में भी हुआ था। भारत में जब हम लोग अंग्रेज़ों के अंडर थे, गुलामी में थे, तो हम लोगों के अंदर जब एक वो कलेक्टिव आइडेंटिटी इंडियन वाली क्रिएट होना स्टार्ट हुई, तभी हमारे यहाँ पे फिर एक आंदोलन की शुरुआत होती है आज़ादी पाने के लिए और देश को आज़ाद कराने के लिए। तो इस कलेक्टिव आइडेंटिटी के बाद क्या होता है, आइडियाज़ ऑफ ला, पात्रे, फादरलैंड एंड ले सिटीजन द सिटीजन वर्क सर्कुलेटेड, जिससे समाज के अंदर इक्वालिटी आ सके। यू नीड टू लर्न देम, पुट इट इनटू योर आंसर। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भैया फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद फ्रांस के अंदर क्या चेंजेस आए, तो इन्हीं पॉइंट्स को मेंशन करना है जो पॉइंट्स दे रखे हैं। जस्ट राइट डाउन दीज पॉइंट्स, पॉइंट वाइज लिखना। अगर ये 5 मार्क्स में आता है, इन्हें थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देना। न्यू फ्रेंच फ्लैग ट्राई कलर वॉज इंट्रोड्यूस्ड, स्टेट्स जनरल वॉज इलेक्टेड एंड रीनेम्ड एज नेशनल असेंबली। यही नेशनल असेंबली का काम होता है आगे जाके कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का। न्यू हाइम्स वर कंपोज, देशभक्ति के गाने बनाए जाते हैं। सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वॉज फॉर्म्ड एंड यूनिफॉर्म लॉज वर इंट्रोड्यूस्ड। पूरे देश के लिए एक समान कानून बनाए जाते हैं कि जिससे पूरे देश की एक ही आइडेंटिटी रहे। जैसे भारत में भी आज एक समान कानून है। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर एबॉलिश्ड, ट्रेड फ्रीली हो सके, इकोनॉमिक लिबर्टी मिल सके, इकोनॉमिक फ्रीडम आ सके, तो इस वजह से कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज जो थे इंटरनली एक जगह से दूसरी जगह जाने में जो लगते थे उन्हें हटा दिया गया। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वर इंट्रोड्यूस, पूरे देश के अंदर एक यूनिफॉर्मिटी लेकर आई गई वेट्स एंड मेजरिंग सिस्टम के अंदर। फ्रेंच बिकेम द कॉमन लैंग्वेज, एक कॉमन लैंग्वेज लेकर आए जिसे बोला गया फ्रेंच। तो ये 1789 रेवोल्यूशन जो हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हुआ, उसके जो आउटकम निकल के आए वो ये सारे आउटकम निकल के आए, एंड दे वर बेटर फॉर द सोसाइटी, दे वर सर्टनली गुड फॉर द फ्रेंच पीपल। अब 1799 में नेपोलियन जो है वो फोर फ्रंट में आना स्टार्ट हो जाता है। तो थोड़ा नेपोलियन का बैकग्राउंड देख लेते हैं। ही वॉज एन आर्मी ऑफिसर, फ्रेंच आर्टिलरी के अंदर एक ऑफिसर होता है। वॉज अ शॉर्ट हाइटेड मैन बट वॉज ऑफ अ वेरी पावरफुल डिटर्मिनेशन, बहुत ज़्यादा था, बहुत डिटरमाइंड व्यक्ति था। मिलिट्रली बहुत अच्छा टैक्टिशियन था बैटल फील्ड के अंदर। तो फ्रेंच आर्मी में एज एन ऑफिसर ही वॉज डूइंग अ गुड जॉब। धीरे धीरे ये फेमस होना स्टार्ट हो जाता है अपनी वॉर्स में। जब फ्रांस की आर्मी इसके नेतृत्व में अच्छा करती है तो ही स्टार्टेड बिकमिंग फेमस इन फ्रेंच, तो फेमस इन फ्रांस। तो फेमस होने के बाद 1799 में आके ये सारी की सारी ताकत जो रूल ऑफ डायरेक्टरी चल रही थी, 5 लोगों के हाथ में जो पावर थी उनसे लेकर अपने हाथ में ले लेता है, एंड ही बिकेम द फर्स्ट काउंसिल। इसके बाद फिर 1804 में, अब 1799 में अपनी ताकत अपने हाथ में लेने के बाद ये अपने आप को एम्परर घोषित नहीं करता। 1804 में ये अपने आप को एम्परर डिक्लेयर करता है, अपना कोरोनेशन करता है, एंड उसके बाद फिर ये सिविल कोड निकालता है जिसे नेपोलियनिक कोड भी बोला गया। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन 3 मार्क्स में कई बार पूछ लिया जाता है, कई बार 5 मार्क्स में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो नेपोलियनिक जो कोड था वो क्या था और उसके क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स थे? तो पहला, इक्वालिटी बिफोर द लॉ वाज एस्टैब्लिश्ड। अब पूरे फ्रांस के अंदर इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि कानून से ऊपर कुछ नहीं है, सबके सब, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वो सारे के सारे कानून के हिसाब से ही चलेंगे, कानून के अंडर रहेंगे। नेपोलियन सर्टनली वॉज अबव द लॉ, नेपोलियन एम्परर था तो वो ही वॉज अबव द लॉ। राइट टू प्रॉपर्टी वॉज सिक्योर्ड। अब किसी भी व्यक्ति की, अगर किसी भी व्यक्ति की कोई ज़मीन है, कोई लैंड है, कोई घर है, तो गवर्नमेंट उससे, स्टेट उससे ऐसे ही नहीं छीन सकती थी। सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स, एबॉलिश्ड फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम जो फ्रांस के अंदर चल रहा था उसे वो ख़त्म कर देता है। फ्यूडल लॉर्ड्स की पावर को वो ले लेता है, उनकी जगह पे गवर्नर्स प्लेस कर देता है, अपने फैमिली मेंबर्स को प्लेस कर देता है। फ्यूडल सिस्टम ख़त्म होने के बाद वो एक अब सेंट्रलाइज्ड आर्मी क्रिएट करता है। फ्रीड पीसेंट्स फ्रॉम सर्वडम एंड मैनर ड्यूज। ये सर्वडम और मैनर ड्यूज क्या होता है? सर्व कौन होते थे उस टाइम पीरियड में फ्रेंच सोसाइटी के अंदर? सर्वर एक तरीके से गरीब लोग थे, गरीब किसान थे जो बड़े लॉर्ड्स की ज़मीन पर ही रहते थे, उन्हीं के एस्टेट में रहते थे, और उस एस्टेट से वो कभी बाहर नहीं जा सकते थे, उस एरिया से वो बाहर नहीं जा सकते थे लॉर्ड के। एंड उनके मैनर ड्यूज का मतलब ये होता था कि उन्हें जो भी अपने लॉर्ड को, चाहे फसल हो या अपनी फसल में से कुछ हिस्से का पैसा हो, या जो भी उन्हें सेवा प्रदान
करनी पड़ती थी वो सारी की सारी देनी पड़ती। तो ये कल्चर जो था फ्यूडल सिस्टम के अंदर फ्रांस के अंदर चला आ रहा था सदियों से। तो इस कल्चर को ख़त्म करता है नेपोलियन, जिससे समाज के अंदर इक्वालिटी आ सके। गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड। अब ये गिल्ड क्या होता है? गिल्ड होते हैं ट्रेड यूनियंस। तो अलग अलग व्यापार के अलग अलग ट्रेड यूनियंस बने हुए थे, तो वो सारे ट्रेड यूनियंस जो थे, वो ट्रेड यूनियंस का जो कल्चर था जिससे रुकावट आ सके व्यापार करने में, उन्हें ये ख़त्म करता है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव। तो ये जो 7 पॉइंट है ये नेपोलियनिक कोड के 7 पॉइंट है एंड दे आर ऑल पॉजिटिव पॉइंट्स। अगर इन्हें ध्यान से पढ़ा जाए, देखा जाए तो ये सारे के सारे पॉजिटिव पॉइंट्स है कि नेपोलियन ने भाई बहुत ही अच्छा काम करा, फ्रांस के अंदर एक नई चीज़ लेकर आया है और फ्रांस के अंदर कहीं ना कहीं इक्वालिटी समाज के अंदर लेकर आने की उसने कोशिश करी। अभी तक सब कुछ बहुत बढ़िया है। 1804 में ये एम्परर बनता है। 1810 1812 तक ऑलमोस्ट पूरे यूरोप पे कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा पावरफुल आदमी जो होता है दैट वाज नेपोलियन। अगर मैं इस मैप को दिखाऊं, इट्स नॉट गिवन इन द बुक, ये मैप को दिखाऊं तो ये फ्रेंच एम्पायर अंडर नेपोलियन 1810 का मैप है। तो ये दिखा रहा है ये पूरा एरिया जो फ्रेंच टेरिटरी के अंदर आ रहा है। ये जो लाइट ब्लू से शेडेड है ये वो एरिया है जो फ्रेंच इन्फ्लुएंस के अंदर आ रहा है। तो देखा जाए तो ऑलमोस्ट पूरा का पूरा जो यूरोप है वो एक तरीके से फ्रांस के साथ है और फ्रांस के ही इन्फ्लुएंस में है। सिर्फ यहाँ पे ग्रेट ब्रिटेन जो है इससे इसकी लड़ाई चल रही थी लगातार। तो 1810 तक आते आते फ्रांस जो नेपोलियन जो था, ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पीपल on the planet as well as in Europe। 1810 के बाद 1812 के बाद नेपोलियन का डाउनफॉल स्टार्ट होता है और उसके डाउनफॉल का सबसे बड़ा रीजन होता है ये रशियन एम्पायर पे नेपोलियन हमला करता है और उस हमला करना जो होता है ये नेपोलियन की बिगेस्ट मिस्टेक होती है। सेम मिस्टेक नेपोलियन के बाद ये हिटलर भी करेगा, जहाँ से नाजी रिजीम का डाउनफॉल स्टार्ट होगा। ये भी 9th क्लास में पढ़ा था। तो ये इसकी सेम मिस्टेक होती है रशियन एम्पायर पे हमला करना। इट्स अ डीप टॉपिक, आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू इट। बस क्रक्स एक बताऊंगा कि इस हमले के बाद से नेपोलियन का डाउनफॉल जो है वो स्टार्ट होना चालू हो जाता है। जब नेपोलियन का डाउनफॉल होना स्टार्ट होता है तब फिर वो ये नेपोलियनिक कोड को छोड़ के कुछ और चेंजेस लेकर आता है। और वो क्या चेंजेस थे? पॉलिटिकल फ्रीडम खत्म कर देता है। क्यों? क्योंकि जब डाउनफॉल स्टार्ट होता है, युद्ध लड़ना स्टार्ट कर देता है, तो युद्ध लड़ने के लिए पैसा चाहिए। पैसा कहाँ से आए? पैसा लाने के लिए टैक्सेस इंक्रीज करे, टैक्सेस इंक्रीज करे तो लोगों के ऊपर बोझ आया। लोगों के ऊपर जब बोझ बढ़ा, लोगों के ऊपर जब बर्डन बढ़ा, तो लोगों ने आवाज़ उठाना स्टार्ट करी। तो पॉलिटिकल फ्रीडम खत्म करी गई जिससे कोई आवाज़ ना उठा सके। टैक्सेस बढ़ा दिए गए। इम्पोज्ड सेंसरशिप। सेंसरशिप का मतलब अब कोई भी स्टेट के खिलाफ, नेपोलियन के खिलाफ बोल नहीं सकता था। एंड फोर्स्ड पीपल टू ज्वाइन द फ्रेंच आर्मी। जबरदस्ती लोगों को फ्रेंच आर्मी के अंदर डाला गया कि जिससे युद्ध लड़ने के लिए सैनिक मिल सके। तो ये सारे काम नेपोलियन ने अपने आखिरी के जो कुछ साल थे उनमें ये सारे मेजर्स उठाए, जिससे नेपोलियन की जो पॉपुलैरिटी थी वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई। फाइनली 1815 तक आते आते नेपोलियन का डाउनफॉल कंप्लीट हो जाता है। 1814 में नेपोलियन एक बैटल ऑफ लिप्जिक होता है, उसे हारता है। एंड 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू, दैट वाज द लास्ट बैटल ऑफ नेपोलियन, उसे हारने के बाद नेपोलियन कंप्लीटली खत्म हो जाता है। उसके बाद ही वॉज सेंड इनटू एग्जाइल और 6 से 7 साल के अंदर ही डाइड देयर ओनली। फ्रेंच एम्पायर जो इतना पावरफुल हुआ था नेपोलियन के टाइम पीरियड में, अब वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाता है। तो अब अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने देखा बिफोर 1815, यानी कि 1789 से 1815 के बीच में क्या क्या घटना गर्म फ्रांस के अंदर हुआ। तो हमने यही देखा कि भैया नेपोलियन का रूल आता है और कैसे वो अपना सिविल कोड लेकर आता है। बैटल ऑफ वाटरलू 1815 में होती है और फाइनली उसमें वो हार जाता है। अब सेकेंड टाइम फेज 1815 से 1830 के बीच में अब फ्रांस के अंदर क्या हुआ इसे देख लेते हैं। तो 1815 में नेपोलियन हारता है। एंड कंजर्वेटिज्म, ये टॉपिक बुक के अंदर दे रखा है, इसमें से क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है कि व्हाट इज न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। ये कंजर्वेटिज्म का क्या मतलब है, तो इसे समझ लेते हैं। ये कंजर्वेटिज्म शब्द का मतलब होता है कंजर्वेटिव्स। कंजर्वेटिव्स कौन होते हैं? पुरानी सोच वाले लोग जो समाज के अंदर बदलाव नहीं चाहते, जो चाहते हैं कि समाज जो है जैसे पुराने तौर तरीकों से चलता है उसी तरीके से चलता रहे। तो नेपोलियन जब पावर में आया था तो उसने यूरोप के अंदर ऑलमोस्ट सारे
राजघरानों को डिस्प्लेस कर दिया था, सारे राजघरानों को गद्दी से हटा दिया था और नए चेंजेस वो लेकर आया था। तो जब नेपोलियन पावर में से 1815 में हटता है और बैटल ऑफ वाटरलू हार जाता है, तो वो पुराने जितनी भी रूलिंग फैमिलीज थी वो फिर से पावर पे आ जाती है। फ्रांस के अंदर भी बोरबोन डायनेस्टी वापस आ जाती है, लुइस 16 वाला जो एक्सटेंडेड फैमिली थी वो वापस आ जाती है। एंड फिर से वो जो पुराना सोशल ऑर्डर चल रहा था, वो फ्यूडल सिस्टम, वो हायरार्की, वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं फिर से फ्रांस के अंदर वापस आ जाती है, यूरोप के अंदर वापस आ जाती हैं। तो जो पॉजिटिव चेंजेस नेपोलियन लेकर आया था उन्हें फिर से रिवर्स कर दिया जाता है। इसे बोला गया न्यू कंजर्वेटिज्म। अब इसके आगे न्यू क्यों लगाया गया? कुछ लिबरल, यानी कि कुछ लिबरल पॉलिसीज भी अपनाई गई। ऐसा नहीं था कि कंप्लीटली अब लोगों को शट डाउन कर दिया जाए। कुछ फ्रीडम जो थे, कुछ राइट्स जो थे वो लोगों को दिए भी गए। तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। तो कंजर्वेटिव्स बिलीव्ड इन ओल्ड ऑर्डर ऑफ द सोसाइटी। ट्रीटी ऑफ वियना, इसे याद रखना जरूरी है, ये ट्रीटी नेपोलियन के हारने के बाद साइन हुई थी फ्रांस एंड उसके अपोजिट में जो देश थे उनके बीच में। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बैटल ऑफ वाटरलू में फ्रांस के खिलाफ कौन कौन से देश थे, तो उसका आंसर ये है ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया। ये 4 देश थे, ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया, जिन्होंने एक साथ मिलके फ्रांस के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। तो याद रखना जरूरी है। ये चारों देश जीतते हैं। जीतने के बाद ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच, चांसलर का मतलब होता है प्राइम मिनिस्टर जो था ऑस्ट्रिया का उस टाइम, ड्यूक मेटरनिच, वो ये ट्रीटी साइन करवाता है, ट्रीटी ऑफ वियना। वियना शहर के अंदर, इट्स अ नेम ऑफ अ सिटी, तो वियना शहर के अंदर ये ट्रीटी साइन होती है। और उस ट्रीटी के बाद क्या आता है, ये सारे पॉइंट्स निकल के आते हैं। उस ट्रीटी में ये सारे पॉइंट्स साइन होते हैं। क्या साइन होते हैं? कि बोरबोन डायनेस्टी वाज रिस्टोर्ड टू पावर इन फ्रांस। तो वो फ्रांस जिसके अंदर आंदोलन हुआ था, इतने लोग मारे गए, डेमोक्रेसी और रिपब्लिक की बात करी गई 1789 के आंदोलन के बाद 1815 में फिर से राजा का राज वापस आ जाता है, फिर से मोनार्की एस्टैब्लिश्ड हो जाती है। A series of states created on the French boundary for preventing French expansion in the future। ये मैप अगर देखोगे नीचे, ये मैप है, यूरोप का मैप है 1815 का, आफ्टर द बैटल ऑफ वाटरलू। तो अगर देखोगे तो फ्रांस की बाउंड्री छोटी कर दी गई, उसके आसपास छोटे छोटे नेबरिंग स्टेट्स क्रिएट कर दिए गए, एक बफर जोन क्रिएट कर दिया गया ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर के बराबर में। पोलैंड को जो था उसे ब्रेक कर दिया गया, कुछ रशिया ने ले लिया, कुछ ऑस्ट्रिया ने ले लिया, कुछ प्रशिया ने ले लिया। तो ये सारे चेंजेस यूरोप के अंदर आते हैं आफ्टर बैटल ऑफ वाटरलू। जर्मन कन्फेडरेशन वॉज लेफ्ट अनटच्ड। ये था जर्मन कन्फेडरेशन वाला एरिया। इस समय जर्मनी बना तो नहीं था, पर जो जर्मन स्पीकिंग स्टेट्स थी वो ये सारी की सारी एक साथ थी। मेन इंटेंशंस वाज टू रिस्टोर द मोनार्कीज दैट हैड बीन ओवरथ्रोन बाय नेपोलियन। ये मैं बता ही चुका हूँ कि नेपोलियन जब पावर में आया था तो उसने यूरोप के राजघरानों को डिस्प्लेस कर दिया था, उन्हें अब वापस गद्दी पर बिठा दिया गया आफ्टर द बैटल ऑफ वाटरलू बाय द ट्रीटी ऑफ वियना। तो ये मेन घटना घटी फ्रांस के अंदर, फ्रांस के साथ 1815 से 1830 के बीच में। अब आ जाते हैं इस टॉपिक के लास्ट पार्ट पे, 1830 से 1848, ये लास्ट फेज है। बहुत सिंपल से, बस 2 पॉइंट है इसके अंदर। तो लास्ट फेज में क्या हुआ कि भैया 1830 में अब फ्रांस के अंदर जो बोरबोन किंग्स थे उन्हें हटा दिया जाता है और फ्रांस मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाती है। अब इसे समझ लो जरा, इसे देखना जरूरी है। 1815 में फ्रांस again became a monarchy. Monarchy means absolute power is in the hands of the king. 1830 में फ्रांस जो है अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाएगा। अब इसमें क्या डिफरेंस है मोनार्की और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में? ये जो वर्ड यहां पे दे रखा है, क्या डिफरेंस है? यानी कि अब फ्रांस के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, संविधान बनाया गया, एंड उस संविधान के अकॉर्डिंग अब पूरा का पूरा देश चलेगा। इवन जो मोनार्की है वो भी संविधान के नीचे रख दिया गया, यानी कि जो राजा की ताकत है और पावर है उसे भी कंट्रोल कर दिया गया, उसे भी कर्ब कर दिया गया। जैसे आज के टाइम पे अगर हम प्रेजेंट डे में बात करें, ब्रिटेन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ब्रिटेन में स्टिल देयर इज अ किंग देयर टुडे, बट ही डज नॉट हैव रियल पावर इन हिज हैंड्स। रियल पावर आर इन द हैंड्स ऑफ द पार्लियामेंट।
जो किंग है ब्रिटेन का, ही इज जस्ट अ सेरेमोनियल हेड, जस्ट अ फिगर हेड। तो सेम वे में फ्रांस के अंदर एक नई शुरुआत होती है, फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाता है एंड फ्रांस के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन का राज जो है वो चालू हो जाता है, राजा की जो ताकत है उसे कम कर दिया जाता है। इसके बाद फिर इन 1848 द पॉपुलेशन ऑफ पेरिस केम आउट ऑन द रोड्स एंड लुइस फिलिप I was forced to flee and National Assembly proclaimed France a republic. And finally 1815 में monarchy, 1830 constitutional monarchy and finally 1848 में France became what? A republic. तो वो जो 1789 में आंदोलन की शुरुआत हुई थी वो फाइनली फ्रांस जो है नया सवेरा देखता है, 1848 में जाके फ्रांस रिपब्लिक बनता है। रिपब्लिक मतलब, रिपब्लिक शब्द का मतलब क्या होता है? इंडिया इज अ रिपब्लिक। रिपब्लिक शब्द का मतलब होता है व्हेन द हेड ऑफ द कंट्री, हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड मेंबर, इज एन इलेक्टेड पर्सन एंड फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड। तो फ्रांस के अंदर से अब राजा का राज कंप्लीटली खत्म हो जाता है एंड फ्रांस बिकेम अ रिपब्लिक। तो फाइनली वो डेमोक्रेसी की शुरुआत फ्रांस के अंदर सही तरीके से होना चालू हो जाती है। यहाँ पे हमारी फ्रांस की कहानी इस चैप्टर के अंदर कंप्लीट हो जाती है, खत्म हो जाती है। आफ्टर 1848 फ्रांस के बारे में चैप्टर में कहीं पे भी कुछ नहीं दे रखा है। इसके बाद अगर इफ यू आर गोइंग टू गो थ्रू ऑल दीज पॉइंट्स, ये सारी हेडिंग्स के बाद फ्यू क्वेश्चंस आर देयर, इन क्वेश्चंस को भी देख सकते हो और वो क्वेश्चंस ऑलमोस्ट ये क्वेश्चंस वो हैं जो इस टॉपिक से कवर हो रहे हैं, इस टॉपिक से रिलेशन में पूछ लिए जाते हैं। जैसे व्हाट चेंजेस डिड नेपोलियन इंट्रोड्यूस टू मेक द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मोर एफिशिएंट इन द टेरिटरीज रूल्ड बाय हिम। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसके अंदर हम लोग नेपोलियनिक कोड के बारे में मेंशन कर सकते हैं। नेपोलियनिक कोड के जो इंपॉर्टेंट फीचर्स थे, जैसे फॉर एग्जांपल इक्वालिटी बिफोर लॉ, प्रिविलेजेस बाय बर्थ खत्म कर दिए गए, 3 स्टेट्स का जो कॉन्सेप्ट सोशल ऑर्डर रहता था, स्टेट 1 स्टेट 2 के हाथ में सारी ताकत रहती थी, स्टेट 3 के हाथ में कोई पावर नहीं रहती थी। तो ये सारी के सारी जो चीज़ें थी खत्म कर दिया गया एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ वॉज एस्टैब्लिश्ड। मोर ओवर और जो फीचर्स हैं इस टॉपिक के उन्हें हम लोग सारे के सारे मेंशन कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, हु होस्टेड द वियना कांग्रेस इन 1815, एनालाइज द मेन चेंजेस ब्रॉट बाय द वियना ट्रीटी। वेरी सिंपल आंसर इट इज़। तो ड्यूक मिटरनिच इसके पीछे होता है, ऑस्ट्रिया, प्रशिया, रशिया एंड ब्रिटेन, इंग्लैंड वर देयर बिहाइंड दिस ट्रीटी। एंड जो कंजर्वेटिव्स की फ़िलॉसफी थी 1789 से पहले का जो सोशल ऑर्डर था, जो सारा स्ट्रक्चर था, उसे ये वापस लेकर आ जाते हैं यूरोप के अंदर, यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर। तो इसी तरीके से और भी क्वेश्चन हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, जितने भी क्वेश्चंस निकल कर आते हैं दे आर ऑलमोस्ट हेयर, इन्हें गो थ्रू कर सकते हैं। दैट इज़ ऑल इस वीडियो के अंदर। यहाँ पे हमारा फ्रांस का टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू।